बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर। आज हमारा टॉपिक है कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स ऑन पेज नंबर 125। द जीन कंट्रोल प्रोसेसेस दैट फंक्शन इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर वेल अंडरस्टूड। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, उनके बारे में ज़्यादा स्टडीज़ की गई हैं, इसलिए उनका जो जेनेटिक कंट्रोल मैकेनिज़म्स हैं उनके बारे में ज़्यादातर डिस्कवरी सामने आई हैं, ज़्यादा पता है साइंटिस्ट को। जीन्स ऑफ प्रोकैरियोट्स यूजुअली लिंक इनटू फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड द ओपेरॉन्स। यानी प्रोकैरियोटिक डीएनए को जब स्टडी किया गया तो ये पता चला कि वो ग्रुप्स की फॉर्म में, लिंक्स की फॉर्म में काम करते हैं। जीन्स मिलकर यूनिट्स की फॉर्म में काम करते हैं। उन यूनिट्स को हम ओपेरॉन का नाम देते हैं। Operons consist of structural genes, which are the genes that code for the desired end product, and regulator genes which control transcription of the structural genes. अब इसमें जो जिनको हम operons का नाम दे रहे हैं बेसिकली उसमें जीन्स की दो कैटेगरीज शामिल हैं। एक को हम स्ट्रक्चरल जीन्स कहते हैं। स्ट्रक्चरल जीन से मुराद वो है कि बेसिकली वो जीन्स जिन्होंने आगे जाकर हमें एंड प्रोडक्ट यानी प्रोटीन देनी है, जिनकी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स हासिल होनी है, उनको हम स्ट्रक्चरल जीन्स कहते हैं। और दूसरे हैं रेगुलेटर जीन्स। रेगुलेटर जीन्स का मतलब क्या है? ये ऐसे जीन्स हैं जो स्ट्रक्चरल जीन्स के साथ मौजूद होते हैं। उनका काम डिज़ायर्ड प्रोडक्ट देना नहीं होता, बल्कि स्ट्रक्चरल जीन्स के ही काम को रेगुलेट करना होता है। इनकी निगरानी में बेसिकली स्ट्रक्चरल जीन्स जो है वो अपना काम मुकम्मल करते हैं और एंड प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। So operons consist of structural genes, which are the genes that code for the desired end product, and regulator genes, which control the transcription of the structural genes. Similar regulatory genes exist in eukaryotic organisms also. These control of the gene function in eukaryotic organism is very complex, and detail of gene regulation are well known only for a few genes. अब प्रोकैरियोट्स में क्योंकि उनका जो जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट है वो कम होता है, क्रोमोसोम्स जो है उनका लेवल जो है वो सिंपल है एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोट्स, तो उसमें जो है वो स्टडीज़ इसलिए ज़्यादा आसान हुई है और उनका कंप्लीट जो एक जीनोमिक सीक्वेंसेस या उनके जो ओपेरॉन्स के और अंदर जो स्ट्रक्चरल और रेगुलेटर जीन्स का सीक्वेंस है वो अच्छी तरह से मालूम कर लिया गया है। यूकैरियोटिक सेल्स क्योंकि कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके अंदर क्रोमोसोम्स भी ज़्यादा जो है वो आप कह सकते हैं हैवी हैं, ज़्यादा करैक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करने वाले हैं। उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज़ की वजह से इतना ज़्यादा मुमकिन नहीं हुआ अभी तक कि उनको स्टडी किया जा सके। सो अभी तक अगर उनकी रेगुलेशन के बारे में कोई स्टडीज़ की गई हैं तो सिर्फ थोड़े से जीन्स के बारे में उनका हमें पता है। यूकैरियोट्स के हवाले से अगर हम देखें, मैनी जीन्स आर फंक्शनल ओनली ड्यूरिंग पर्टिकुलर स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एनिमल। कंसीडर फॉर एग्जाम्पल द चेंजेस दैट ह्यूमन गो थ्रू ओनली ड्यूरिंग प्यूबर्टी। पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि थ्रू आउट द लाइफ जो है वो हर सेल के अंदर या हर न्यूक्लियस के अंदर जितना भी कॉम्प्लीमेंट होता है डीएनए का, वो सारे का सारा साइमल्टेनियसली काम नहीं कर रहा होता। तो उसमें स्विचिंग ऑन एंड ऑफ का मैकेनिज्म होता है कि जिस जीन का हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट चाहिए है वही उस वक्त अपना एक्सप्रेशन देता है और वही उस वक्त अनवाइंड होकर अपनी ट्रांसक्रिप्शंस और ट्रांसलेशंस में से गुजरता है। और कुछ ऐसे होते हैं जीन्स जिनका ताल्लुक जो है वो एज के साथ होता है, एज के पर्टिकुलर पार्ट के अंदर वो जाकर एक्टिव होते हैं। तो उसमें हम हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन के रेफरेंस से इनकी हम डेफिनेशंस पहले पढ़ चुके हैं। सपोज़ हम एग्जांपल करते हैं कि कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कि किसी ख़ास एज के अंदर एक्टिव होते हैं जाकर, जैसे प्यूबर्टी के अंदर मुख्तलिफ जो सेक्स कंट्रोलिंग जीन्स होते हैं या कि सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाले जीन्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। अदर जीन्स आर टर्न्ड ऑन एंड ऑफ मोर फ्रीक्वेंटली। और कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिनकी हमें मुसलसल ज़रूरत होती है, जैसे हमारी ग्रोथ है, हमारा मेटाबॉलिज्म है, हमारे मुख्तलिफ एंजाइम्स की सिक्रीशंस हैं, उनको हमें मुसलसल प्रोड्यूस करना है। तो वो ऐसी जीन्स हैं जिनकी प्रोडक्ट्स हमें हर टाइम चाहिए होती हैं। तो इस तरह से हम जीन्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि हमें किसी पर्टिकुलर एज के अंदर चाहिए हैं, पर्टिकुलर लाइफ साइकिल के एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर उनका एक्सप्रेशन चाहिए है, और कुछ ऐसे हैं जो हमें थ्रू आउट लाइफ जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल हम लेते हैं एल्डोस्टेरोन की। एल्डोस्टेरोन हमारे पास एक सेक्स स्टीरॉयड हार्मोन है। स्टीरॉयड हार्मोन ऐसा जो कि एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करते हैं और उसमें मिनरल लेवल को बेसिकली कंट्रोल किया जाना होता है। Aldosterone, for example, is a steroid hormone produced in the cortex outer region of the adrenal gland. This hormone functions at the kidney to promote the reabsorption of sodium from the urine and secretion of potassium into the urine. बेसिक काम इसका है मिनरल्स को या सॉल्ट्स को बैलेंस करना, और वो सॉल्ट्स के लेवल को मेनली बैलेंस कर रहा है किडनीज़ के अंदर। किडनीज़ के अंदर इस हार्मोन का काम क्या है कि जो सोडियम है उसको रिअब्सॉर्ब कर लेना और पोटेशियम को सिक्रीट कर देना यूरिन के अंदर। एल्डोस्टेरोन एंटर्स द किडनी सेल्स बाय डिफ्यूजन, कंबाइंस विद द साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर एंड एंटर्स द न्यूक्लियस टू ऑल्टर द जीन एक्टिविटी।
अब इसमें हम ये देखते हैं कि एल्डोस्टेरोन क्योंकि स्टीरॉयड हार्मोन है, स्टीरॉयड नेचर के जो हार्मोन्स हैं दैट आर नॉन पोलर, तो उसमें उनको किसी भी मेम्ब्रेन से गुजरने के लिए कोई ऐसे ख़ास तरद्दुद नहीं करना पड़ता। उसमें से मेम्ब्रेन उनके लिए जो है वो आप कह सकते हैं परमिएबल होती है और एल्डोस्टेरोन सिंपली किडनी सेल्स में डिफ्यूजन के थ्रू आराम से गुजर जाते हैं। साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर के साथ वो एक सेकेंडरी रिसेप्टर का काम कर लेते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर का काम कर लेते हैं और फिर डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर एंटर होकर जीन एक्टिविटी को ऑल्टर कर सकते हैं। जीन एक्टिविटी कैसे ऑल्टर करते हैं? जिस तरीके से उन्होंने सोडियम को रीअब्जॉर्ब करना है और पोटेशियम को रिलीज़ करना है यूरिन के अंदर। Cytological evidence indicates that the gene activity changes throughout the life of an animal cell and that changes in the gene activity may alter chromosome structure. अब उसमें यह है कि लाइफ के साथ साथ जिस तरह की ज़रूरत पड़ती है उसी तरह के एनिमल सेल्स के एक्सप्रेशंस होते हैं डीएनए के, और इसमें हो सकता है कि किसी लेवल के ऊपर जाकर कोई चेंज भी आ जाए जीन एक्टिविटीज़ के अंदर या क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के अंदर, जिनको हम बेसिकली म्यूटेशंस का नाम देते हैं या उनके ऑल्ट्रेशन ऑफ जीन स्ट्रक्चर कह सकते हैं। In addition, most animals have far more DNA in the nuclei of their cells that codes for all of their proteins. दूसरी बात यह है कि हमारे पास जितना डीएनए कॉम्प्लीमेंट मौजूद होता है एक न्यूक्लियस के अंदर, ज़रूरी नहीं कि सारे का सारा ही ज़िंदगी में इस्तेमाल हो जाए या उसका एक्सप्रेशन कर दिया जाए। सम ऑफ दिस एक्स्ट्रा डीएनए में कंसिस्ट ऑफ रेगुलेटरी जीन्स, तो उसमें यह है कि हम उसको कह सकते हैं कि हमारे पास डीएनए का कुछ जो पोर्शन है वो स्ट्रक्चरल जीन्स के ऊपर कंप्राइज करता है और कुछ पोर्शन जो है वो रेगुलेटरी जीन्स होते हैं जिनका काम खुद एक्सप्रेस करना इस तरह से नहीं होता कि वो हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स दें, बल्कि उनका काम होता है स्ट्रक्चरल जीन्स को रेगुलेट करना। तो इसमें हम बेसिकली दो कैटेगरीज डिफाइन कर सकते हैं, आइदर प्रोकैरियोट्स में या यूकैरियोट्स में। कि प्रोकैरियोट्स में तो हमने कह दिया कि स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं जिनको हम ओपेरॉन्स का नाम देते हैं, और ओपेरॉन में दो तरह के जीन्स होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड रेगुलेटर जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन्स जो है वो हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स यानी प्रोटीन सिंथेसाइज करके देते हैं, जबकि रेगुलेटर जीन्स का काम होता है रेगुलेट करना। किस चीज़ को रेगुलेट करना? स्ट्रक्चरल जीन्स की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना। तो यूकैरियोट्स में भी इसी तरह से है। यूकैरियोट्स जो है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, इस वजह से ज़्यादातर अभी उनकी जो है रिसर्चेज या वर्कआउट्स नहीं हुए हैं, और इसमें भी हम कह सकते हैं कि कुछ पोर्शन जो कि डीएनए का एक्सप्रेस करके हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स देता है वो स्ट्रक्चरल जीन्स के ऊपर कंप्राइज करता है, और कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिनका एक्सप्रेशन हमें कभी भी देखने में नज़र नहीं आता, वो तो एक्चुअली बेसिकली वो रेगुलेटर जीन्स होते हैं जो कि साथियों की या स्ट्रक्चरल जीन्स की हेल्प कर रहे हैं और उनको रेगुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है म्यूटेशंस के बारे में। म्यूटेशंस का जो कुछ तज़किरा है वो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। उसमें हमने क्रोमोसोम के लेवल के ऊपर लार्ज जो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशंस थी या डेविएशंस थी स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में, वो हमने ऑब्ज़र्व की थी, जिसमें हमें डिलीशंस, उसमें ट्रांसफॉर्मेशंस, एडिशंस और इस तरह की इन्वर्जन्स वगैरह पड़ी थी। जेनेटिक मटेरियल मस्ट अकाउंट फॉर एवोल्यूशनरी चेंज। अब बेसिकली हमारे पास जो टाइम गुजरने के साथ साथ चेंजेस आती हैं, एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ट्रांसफॉर्मेशन होती है, या सिंपली आप कहते हैं कि नई स्पीशीज़ जब भी वजूद में आती हैं तो बेसिकली वो जेनेटिक मटेरियल में चेंज आती है और उसके नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आती है कि हमें टोटली डिफरेंट स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं। म्यूटेशंस आर चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। पिछले चैप्टर में जैसे हमने पढ़ लिया है कि उसके अंदर साइटोलॉजिकली और क्रोमोसोम नंबर के अंदर कैसे चेंजेस आती हैं। अब हम देखेंगे छोटे लेवल की चेंजेस जिनको माइक्रो चेंजेस कहते हैं या पॉइंट म्यूटेशंस का नाम देते हैं। Point mutations are changes in the nucleotide sequence and may result from the replacement, addition or deletion of the nucleotides। यानी ये वो उतने बड़े लेवल के चेंजेस नहीं हैं जैसे हमने देखा था कि क्रोमोसोम का पूरा पोर्शन जो है वो डिलीट हो जाए या उसके अंदर कोई एडिशन हो जाए या इन्वर्जन हो जाए या इस तरह से मुख्तलिफ तरह की चेंजेस आए बड़े लेवल के ऊपर, एक क्रोमोसोम के लेवल के ऊपर। पॉइंट म्यूटेशन जो है वो उस क्रोमोसोम के अंदर एक जीन है और जीन के अंदर भी जो न्यूक्लियोटाइड्स जो एक सीक्वेंस है उसके अंदर एक बहुत माइनर लेवल पे एक बेस के लेवल के ऊपर अगर कोई चेंज आ जाती है उसको हम पॉइंट म्यूटेशन का नाम देते हैं। म्यूटेशंस आर ऑलवेज रैंडम इवेंट्स। अब इसमें भी तय नहीं होता कि म्यूटेशन जो है वो किस मखसूस जीन के अंदर किस मखसूस जो है वो लेवल के ऊपर और किस मखसूस किस्म की बेस के अंदर आएगी, तो ये रैंडमली कहीं भी हो सकती है। Although certain environmental factors may change the mutation rates, predicting what genes will be affected or what the nature of the change will be is impossible। तो रैंडम होने का मतलब यही है कि एनवायरमेंटल फैक्टर कभी भी चेंज होते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर में बहुत सी चीज़ें हम ले सकते हैं, ड्रग्स आ सकती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हो सकती हैं, मुख्तलिफ तरह के और फैक्टर्स हो सकते हैं। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं म्यूटेशन कॉज करने में, उसकी म्यूटेशन रेट को बदल सकते हैं। यानी किसी टाइम पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि कोई म्यूटेशन नहीं होती और किसी टाइम पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे एडवर्स हो जाते हैं कि जेनेटिक चेंजेस जो है वो
लामोहाला हो जाती हैं या उनके अंदर कोई ना कोई चेंज आ जाती है। तो इसलिए हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इनके अंदर कि कहाँ पे कौन सी चेंज आएगी, इसलिए हम इसको कहते हैं रैंडम चेंजेस हैं। सम म्यूटेशंस में बी अननोटिस्ड और इवन बेनिफिशियल। जैसे अमूमन हमने पीछे भी देखा था कि ऐसी म्यूटेशंस जिनमें डुप्लीकेशंस हो जाती हैं या इन्वर्जन भी हो जाती है, तो हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स तो हासिल हो रही हैं, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है या हमारे पास कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो गई है जिसके नतीजे में कोई एक प्रोडक्ट के बजाय दूसरी प्रोडक्ट कॉन्स्टिट्यूट कर जाए या उसके अंदर स्ट्रक्चरली डिफॉर्मेशन आ जाए। तो कुछ म्यूटेशंस ऐसी होती हैं जो कि अननोटिस्ड चली जाती हैं या इवन हमारे लिए बेनिफिशियल, यानी अगर हमारे पास प्रोटीन की डबल कॉपी सिंथेसाइज हो के अगर ये हो सकता है हमारे लिए वो बेनिफिशियल हो। However, the sequences of genetic changes are usually negative because they disturb the structure of the proteins and that are products of millions of years of evolution. अमूमन हम यही कहते हैं कि कभी कभार तो वो फ़ायदेमंद हो सकती हैं और वो भी रैंडमली होती हैं, लेकिन अमूमन अगर देखा जाए तो म्यूटेशन जो है वो लीथल होती हैं, उनके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं क्योंकि वो किसी भी जीन के क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करने वाली होती हैं और उनकी प्रोडक्ट्स को इवन चेंज कर देती हैं। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ पॉइंट म्यूटेशंस। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने स्ट्रक्चरल डेविएशंस देखी थी, इन्वर्जन्स, डिलीशंस, डुप्लीकेशंस या इस तरह की, या इसमें भी पॉइंट म्यूटेशन में भी उसी तरह की ही फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ बेस चेंजेस व्हेन द चेंजेस अकर इन द थर्ड पोजीशन ऑफ द डीएनए ट्रिपलेट। अब हमने जो एक कोड का पढ़ा हुआ है, रेफरेंस कोड, जो ट्रिपलेट बेसिस के ऊपर डिपेंड कर मुश्तमिल होता है। जैसे हमने मिथियोनिन के लिए पढ़ा था कि AUG हमारे पास एक ऐसा कोडॉन है जो कि ट्रिपलेट बेसिस के ऊपर कंप्राइज करता है। कोई से भी आप कोडॉन जो 64 हमने डिराइव किया उनमें से कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। आप AAA भी ले सकते हैं। इसके अंदर हम देखें, ये जो जिक्र किया जा रहा है कि जो थर्ड बेस होती है इसके अंदर हर जेनेटिक कोड जो ट्रिपलेट कोडॉन है उसके अंदर थर्ड वाली बेस के अंदर अगर कोई चेंज आ जाती है तो अमूमन वो अननोटिस चली जाती है। लेकिन अगर फर्स्ट या सेकेंड वाली में से कोई बेस चेंज हो जाती है, उसके अंदर कोई चेंज आती है या म्यूटेशन होती है, तो वो टॉलरेबल नहीं होती है, उसको जो है वो सीरियसली लिया जाता है। वो आप कह सकते हैं कि उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा या वो डिफॉर्मेशन करने वाली होती है। सो थर्ड लेवल के ऊपर अगर डीएनए ट्रिपलेट कोड में से कोई चेंज आ जाती है तो उसको अननोटिस किया जा सकता है। Because the first two bases of the DNA triplet code for many of the amino acids, the third base can vary and not change the amino acid specified. पीछे भी हम पढ़ चुके हैं amino acid sequences में कि बेसिकली जब पहली दो बेसिस डिटर्मिन हो जाती हैं, थर्ड ना भी हो तो पता चल जाता है कि ये कौन से अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफाइड है। तो इस तरह से अगर थर्ड वाली में कोई म्यूटेशन हो भी जाती है तो उसको इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन पहले वाली दो जो बेसिस हैं उनके अंदर चेंजेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। Because the first two bases of DNA triplet code for many amino acids and the third base can vary and not change the amino acid specified, thus roughly 30% of all the single base changes will never manifest themselves in the altered protein structure and are the silent mutations. तो इसमें यह है कि टोटल वो भी हम थर्ड बेस पेयर को भी बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। 30% केसेस में ऐसा हो सकता है कि अगर इस लेवल के ऊपर थर्ड बेस के ऊपर कोई चेंज आ जाती है तो अमाइनो एसिड सीक्वेंस नॉर्मली डिस्टर्ब नहीं होता। अमाइनो एसिड वही अटैच होगा जो कि इस सूरत हाल में होना चाहिए था एक्चुअली ओरिजिनल हालत में। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे AA हमारे पास C आ जाता है तो इस सूरत हाल में क्या है कि AA जो पहली दो बेसिस मौजूद हैं उनके मुताबिक ही जो स्पेसिफाइड अमाइनो एसिड जो यहाँ पे मौजूद था AAA की फॉर्म में वही आएगा AAC की फॉर्म में भी, क्योंकि थर्ड जो है वो उसके अमाइनो एसिड की बेसिकली जो स्पेसिफिकेशन है उसको चेंज नहीं करेगी। लेकिन ऐसा भी 30% केसेस के अंदर ही होगा। On the other hand, base changes in the first or second position of the DNA code and sometimes base changes in the third position result in the substitution of one amino acid for another. तो इसमें यह है कि मोस्टली अगर पहली दो बेसिस में कोई चेंज आ जाती है और कभी कभार थर्ड बेस पेयर भी मैटर करता है कि थर्ड बेस के अंदर भी अगर कोई चेंज आ जाए तो अमाइनो एसिड टोटली बदल जाता है। यानी अगर आप फ़र्ज़ करें कि एक जगह पर जहाँ आना चाहिए था वैलिन, उसकी जगह अगर आप तीसरा या दूसरा या पहला जो है वो बेस चेंज कर देते हैं, उसकी जगह सीरीन आ जाता है या कोई भी दूसरा अमाइनो एसिड आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर टोटली चेंज हो जाएगा। सिकल सेल एनीमिया एक एग्जांपल है हमारे पास। इट रिड्यूसेस द एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू कैरी ऑक्सीजन एंड कॉजेज अफेक्टेड द रेड ब्लड सेल्स टू गेट स्टक इन एंड क्लॉग कैपिलरी बेड्स। सिकल सेल एनीमिया हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सिकल सेल एनीमिया में बेसिकली रेड ब्लड सेल्स हैं वो डीफॉर्म्ड होते हैं, उनकी शेप सही नहीं होती है, सिकल शेप्ड होते हैं या
चपटे से होते हैं ये सेल्स, उनमें बेसिकली डिफॉर्मेशन क्या है कि वो हीमोग्लोबिन को सही तरह से कैरी नहीं कर सकती है, ऑक्सीजन को, और इस तरह से जो ह्यूमंस हैं, जो भी अफेक्टीज हैं, उनको पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिलती है। और दूसरा इसका इफेक्ट क्या होता है कि इनके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो चिपक जाते हैं, क्लॉग कर जाते हैं, कैपिलरी बेड्स के अंदर उनके क्लॉट्स बन सकते हैं। These dramatic changes in circulatory physiology result from a single base substitution in one of the polypeptides of hemoglobin। तो ये ख़राबी सारी कहाँ पे हुई है? हीमोग्लोबिन की बेसिकली जो चेन्स हैं उनके अंदर सिर्फ एक बेस की सब्सटीट्यूशन हुई है, सिर्फ एक सिंगल बेस जो है वो चेंज आई है उसके अंदर, जिसकी वजह से पूरे का पूरा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर ख़राब हो गया और उसकी वजह से डिफॉर्मेशन होगी रेड ब्लड सेल के अंदर और वो ऑक्सीजन जो है वो सही तरह से कैरी नहीं कर पाया। वैलिन जो है वो अमाइनो एसिड है GUG, इसके लिए कोड मौजूद है। इट इज़ सब्सटीट्यूटेड फॉर ग्लूटामिक एसिड GAG एट वन पोजीशन। ठीक है, यानी हमारे पास जो होना चाहिए था GAG, उसकी जगह वैलिन GUG सब्सटीट्यूट हो गया और इस तरह से हमारे पास टोटल एक अमाइनो एसिड जो है वो स्ट्रक्चर उसकी चेंजेस की वजह से, बेस पेयर में चेंजेस की वजह से अमाइनो एसिड टोटली चेंज हो गया एक पोजीशन पे। म्यूटेशंस दैट रिजल्ट इन अ सिंगल अमाइनो एसिड चेंजेस आर मिससेंस म्यूटेशंस। तो ऐसी चेंजेस जिसमें जैसे हम देख रहे हैं कि मिडल वाली जो कि एडेनिन और यूरेसिल जो है आपस में सब्सटीट्यूट कर गई हैं, तो इसकी वजह से जो चेंज आती है एक बेस के लेवल के ऊपर, उसको हम कहते हैं मिससेंस म्यूटेशन। अब डिफरेंस हम याद रखेंगे कि हमारे पास वो वाली चेंजेस जो कि थर्ड लेवल के ऊपर आती हैं और अमूमन कोई चेंज नहीं होती है अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में, उसको हम साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं या अननोटिस्ड म्यूटेशन कहते हैं। जबकि ऐसी चेंजेस जो कि एक बेस के लेवल के ऊपर लेकिन जिसकी वजह से अफेक्ट आता है और अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, सब्सटीट्यूशन हो जाती है, उसको हम कहते हैं मिस सेंस म्यूटेशन। मिस सेंस मतलब क्या है कि उसने सही तरह से सेंस नहीं किया, उसने सही तरह से रिकग्नाइज नहीं किया और उसको मिस इंटरप्रेट करते हुए कोई दूसरा अमाइनो एसिड अटैच हो गया है। Mutations that produce the most severe changes in the protein structures are the results of additions or deletions of a base। अब ये ज़्यादा स्वेयर केसेस हैं चेंजेस लाने वाले, जिसमें कोई एडिशन हो जाती है या कोई डिलीशन हो जाती है हमारे पास। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सीक्वेंस है हमारे पास AUG मिथ्योनिन के लिए, CCA प्रोलीन के लिए, UAC टायरोसिन के लिए, UGG ट्रिप्टोफैन एंड UAA इज़ अ स्टॉप सिग्नल। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि अगर हर्ज करें कि हम कहते हैं डिलीशन हो गई है या इंसर्शन हो गई है कोई एक, तो AUG मिथ्योनिन के लिए है, CCA प्रोलीन के लिए है, लेकिन थर्ड लेवल के ऊपर हम जाते हैं तो हमारे पास एक जो चेंज आती है दैट बिकम्स टायरोसिन इज़ कन्वर्टेड इनटू सीरीन। इसी तरह से ये सी जो यहाँ पे एक डिलीशन की वजह से या यहाँ पे इंसर्शन की वजह से क्या हुआ है कि शिफ्टिंग हो गई है, आगे वाले जो UAC UGG था वो UA यहीं पे रह गया है और यहाँ पे CUG, ये जो C है ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, ये CUG बन गया और यहाँ पे ये वाला जो G था ये इस वाले में शिफ्ट हो गया, ये बन गया GUA। इस तरह से टोटल सीक्वेंसेस जो हमारे पास वो चेंज हो जाती है। या इसमें हम देख सकते हैं कि मिथ्योनिन है, प्रोलीन है और इसी लेवल के ऊपर अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें कि ये UA के फॉर्म में आ जाता है, यहाँ पे डिलीट हो गया है दरमियान वाला जो A था, उसकी वजह से UA जो पहली वाली दो कोडॉन्स हम कह रहे हैं ना, पहली दो बेसिस से ही डिटरमिन हो जाएगा कि ये क्या है। तो UAA UAG जो है वो स्टॉप सिग्नल्स हैं। UA इसको बता देगा कि ये स्टॉप सिग्नल आ गया है और इस वजह से टोटली जो है वो एक डिफॉर्मेशन आ जाएगी प्रोटीन के स्ट्रक्चर में। आगे वाली इस तरह से चेंज हो जाएंगी CUG और GUA की फॉर्म में, क्योंकि यहीं पे इसी लेवल में दरमियान में ही चेंजेस आ गई हैं। फ्रेम शिफ्ट हो गया है। फ्रेम शिफ्ट का मतलब क्या है, टोटली एक जो है वो बेस शिफ्ट हो जाती है। फ्रेम शिफ्ट का मतलब है एक बेस जो है वो अगले वाले के साथ मिलकर कुछ और कॉम्बिनेशन बना देती है और कोड ही डिफरेंट हो जाता है अगले वाले सीक्वेंसेस का। तो ऐसी म्यूटेशंस हमारे लिए ज़्यादा लीथल, ज़्यादा स्वेयर हो सकती हैं। दीज म्यूटेशंस आर कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस बिकॉज एडिंग और डिलीटिंग अ बेस causes all the codons after the change to be misread। यानी जहाँ पे चेंज आई है उसके बाद फिर जितनी भी बेसिस होंगी उनके सीक्वेंसेस ही बदल जाएंगे, उनकी कोडिंग ही बदल जाएगी। अब यहाँ पर ACU, यहाँ पे GGU, इस तरह से मुख्तलिफ तरह के सीक्वेंस बन सकते हैं जो कि नेचुरल कंडीशन में टोटली डिफरेंट थे। अब यहाँ पे कोई एक डिलीशन या कोई एक एडिशन जो है उसको बिल्कुल ही फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में बदल देगी। दिस काइंड ऑफ चेंज इज़ लाइकली टू क्रिएट अ यूजलेस प्रोटीन। तो इसके नतीजे में हमारे पास जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट थी वो नहीं अचीव होगी, हमारे पास जो भी चीज़ आई है वो किसी काम की नहीं होगी हमारे पास। इसी से रेलेवेंट एक हमारे पास जो है वो सब हेडिंग है दैट इज़ कॉजेज़ ऑफ म्यूटेशंस। यानी वैसे तो म्यूटेशंस जो है वो रैंडमली होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि उसको एनहांस कर सकते हैं, उसमें इजाफा कर सकते हैं म्यूटेशंस के रेट्स में। Although various environmental agents increase the mutation rates, mutations are not unique to modern world. They have occurred throughout the history of life on Earth. Many mutations are spontaneous because they have no obvious cause.
यानी ये कभी भी रैंडमली एक्सीडेंटली हो सकती हैं। मैनी ऑफ दीज आर द रिजल्ट ऑफ बेस पेयरिंग एरर ड्यूरिंग रेप्लिकेशन विच रिजल्ट इन द सब्सटीट्यूशन ऑफ वन बेस पेयर फॉर अनदर। यानी नॉर्मल जो प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, इसमें बाय चांस किसी भी वजह से रैंडमली कहीं पे कोई ना कोई सब्सटीट्यूशन हो जाती है जिससे टोटली मिसरीडिंग हो जाती है और एक हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना है मैसेंजर आरएनए का या इवन आगे जो अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस है वो बदल सकते हैं। अ वैरायटी ऑफ म्यूटाजेनिक एजेंट्स अफेक्ट द म्यूटेशन रेट्स। अब हम अगर एनवायरनमेंट का इसके अंदर दखल देखें तो एनवायरनमेंट में मुख्तलिफ तरह के एजेंट्स होते हैं जो कि इन म्यूटेशन रेट्स को बदल सकते हैं। वैरायटी ऑफ म्यूटाजेनिक एजेंट्स अफेक्ट द म्यूटेशन रेट्स। Thousands of chemicals used in the industry and in science laboratories are suspected mutagens। यानी इनमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंडस्ट्रियल पोलूटेंट्स हम जिनको कहते हैं या उनके जो वेस्ट्स होते हैं वो भी काम कर सकते हैं इनका म्यूटोजेनिक एजेंट्स का, या जो हमारी लेबॉर्ट्रीज़ में मुख्तलिफ केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं वो भी म्यूटेशंस कॉज कर सकते हैं। सम ऑफ दीज केमिकल्स सच एज 5-bromo-deoxyuridine। नाम इसका है 5-bromo-deoxyuridine। It has a structural similarity to normal DNA bases but may pair differently during replication and cause a base substitution। नेचुरली जो है ये अकर करता है एक मॉलिक्यूल जिसका ताल्लुक जो है वो डीएनए के बेसिस के साथ ही बनता है, यानी उसका सीक्वेंस सिमिलर होता है डीएनए बेसिस के साथ, लेकिन क्या है कि ये डीएनए के रेप्लिकेशन के दौरान जो है वो बेस सब्स्टिट्यूशन कर सकता है। अदर केमिकल्स चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ सर्टन बेसिस। कुछ और भी हैं जो कि बेसिस के स्ट्रक्चर को चेंज करने वाले हैं, जैसे हमारे पास नाइट्रस एसिड की एग्जांपल है। HNO2 नाइट्रस एसिड इज़ अ पावरफुल म्यूटाजेन। इट कन्वर्ट्स एडेनिन टू अ गुआनिन लाइक कंपाउंड। यानी वो टोटली एडेनिन के ऊपर जब एक्ट करेगा तो एडेनिन को गुआनिन के जैसे कंपाउंड में बदल देगा। एंड आफ्टर रेप्लिकेशन एन AT बेस पेयर वुड बी चेंज टू अ GC बेस पेयर। अब क्योंकि वो एडेनिन को गुआनिन में कन्वर्ट कर रहा है तो जहाँ पे एडेनिन के सामने थायमीन आना चाहिए था वहाँ पे क्योंकि उसको गुआनिन के तौर पर रीड किया जाएगा इसलिए उसके सामने साइटोसिन आकर अटैच हो जाएगी, तो इस तरह से मिस रीडिंग हो जाएगी और टोटली बेस पेयर चेंज हो जाएगा एक सीक्वेंस में। नेक्स्ट हमारे पास म्यूटोजेनिक एजेंट्स में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस लाइक अल्ट्रावायलेट लाइट, एक्स रेज एंड गामा रेज, एंड न्यूक्लियर रेडिएशंस लाइक अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। They are also mutagenic. Ultraviolet light from the sun, for example, easily penetrates the outer epidermal cell layers and can cause the base substitution in DNA of the cells in the germinal layers of the epidermis। अब क्यों कहते हैं कि सूरज की जो शुआएं हैं वो भी नुकसानदेह हो सकती हैं, या मुख्तलिफ एक्स रेज और इस तरह की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं ये नुकसानदेह होती हैं और स्किन कैंसर कॉज करती हैं। तो उसकी वजह यही होती है कि बेसिकली ये लेयर्स जो हमारे स्किन की हैं ऊपर वाली एपिडर्मल लेयर्स, इनके नीचे एपिथीलियम है। एपिथीलियम जो कि डिवाइडिंग जर्मिनल लेयर है, ये जो सारी रेडिएशन है ये पेनिट्रेट करके हमारी स्किन में एपिथीलियल लेयर तक पहुँच जाती हैं। दीज चेंजेस आर प्राइमरी कॉज ऑफ स्किन कैंसर। तो वो वहाँ पर जाकर कोई ना कोई डीएनए के अंदर जो है सब्स्टिट्यूशंस कर सकती हैं और उसकी वजह से स्किन कैंसर जैसी मुख्तलिफ जो ऑब्जर्वेशंस है वो हमारे सामने आ सकती हैं। फॉर्चुनेटली सेल्स हैव डीएनए रिपेयर मैकेनिज़म्स। अब अल्लाह ताला की तरफ से ये भी मशीनरी हमारे पास जो है वो सेल्फ रिपेयरिंग रखती है कि डीएनए खुद ही अपनी जो है कोई चेंजेस अगर आ जाती हैं जैसे थर्ड बेस के लेवल के ऊपर या कोई ऐसी चेंजेस जिनको नोटिस किया गया हो तो वो फ़ौरन रिपेयर मैकेनिज़्म जो है वो एक्शन में आ जाता है और वो खुद को रिपेयर कर सकता है। सो दैट डैमेज इज़ ऑफन रिपेयर्ड विदाउट डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स। Repair mechanisms involve enzyme systems that detect the base change by comparing the altered strand to the complementary strand and cut out and replace the altered base। अब हमारा वो सिस्टम रिपेयर सिस्टम है क्या चीज़? एंजाइम्स की एक हमारे पास सीरीज़ है जो कि पहले डिटेक्ट करती है कि चेंज कहाँ पे आई है, आया वो चेंज जो है वो डेट्रीमेंटल है यानी नुकसानदेह है या कुछ इस तरह की है कि वो उसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता। पहले उसको डिटेक्ट किया जाता है और डिटेक्शन का मेथड क्या है कि जो नेचुरल डीएनए या आरएनए स्ट्रैंड था उसको देखा जाता है और फिर उसके बाद जो चेंज आई है उस वाले सीक्वेंस को ऑब्जर्व किया जाता है, जहाँ पे चेंज आई है उसको कट करके उसको रिप्लेस करके एक नेचुरल या जो एक्चुअल बेस थी उसको आकर अटैच कर दिया जाता है और इस तरह से रिपेयर हो जाती है किसी भी सीक्वेंस की डीएनए के अंदर।